हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मनोज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल चले जीएसटी की ओर। फ्रेंड्स, 30/4/2022 को जीएसटी ने एडवाइजरी निकाली है कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम उसी के डिस्कस करेंगे। सो वो एडवाइजरी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कंपोजिशन टैक्स पेयर के। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से कंपोजिशन टैक्स पेयर को जो है अपनी लायबिलिटी थ्रू जीएसटी सीएमपी 08 के थ्रू क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट करनी पड़ती थी, जबकि उसको रिटर्न जो है एक एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 जो है एनुअल बेसिस पे फाइल करनी है आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो बेसिकली ये एडवाइजरी जो निकाली है वो निकाली है रीजन ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी इन जीएसटीआर 4 और टैक्स पेयर ने क्या रॉन्ग किया जिससे कि जीएसटीआर 4 में नेगेटिव लायबिलिटी अराइज हुई। सो इसके लिए उन्होंने बोला कि जैसे कि हमको पता है कि सीएमपी 08 के थ्रू हम क्वार्टरली जो है अपनी पेमेंट लायबिलिटी है उसका, जो अपनी जीएसटी टैक्स लायबिलिटी है उसका पेमेंट करते हैं। और जब हम इसका पेमेंट करते हैं तो जीएसटीआर 4 जो है हमारी एनुअल रिटर्न, उसमें टेबल 5 होती है जिसके अंतर्गत ये लायबिलिटी ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटीआर जो सीएमपी 08 है उसके अंदर हम कहाँ पे लायबिलिटी पे करते हैं। तो बेसिकली ये जो सीएमपी 08 की टेबल है आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई, यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं कि उस क्वार्टर में हमारी कितनी आउटवर्ड सप्लाई हुई है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें हम ये करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई जिसपे कि रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट हुआ हो इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और फिर टोटल टैक्स पेबल होता है। उसके बाद अगर इंटरेस्ट कुछ है तो वो फिर टैक्स एंड इंटरेस्ट जो हमने पे किया। ठीक है सर। सो ये जब लाइबिलिटी हम सीएमपी 08 में डिक्लेयर करते हैं, पे करते हैं, तो यही लाइबिलिटी जो है हमारी, जैसे कि मैंने बताया जीएसटीआर 4 की टेबल 8 टेबल 5 में ऑटो पॉपुलेट हो जाती है सीएमपी 08 से। तो यहाँ पर ये जो हमारी एनुअल रिटर्न है उसमें ये ऑटो पॉपुलेट हो जाती है इस तरीके से, जो हमने सीएमपी 08 क्वार्टरली बेसिस पे भरी है तो उसके बेसिस पर ये ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। अब होता क्या है, इस टेबल 5 के साथ साथ जीएसटीआर 4 में एक टेबल 6 भी होती है। तो ये टेबल 6 है जिसमें रेट ऑफ टैक्स के अकॉर्डिंगली आपसे बाइफिकेशन मांगा है कि आपका आउटवर्ड सप्लाई कितना है, कौन सी रेट ऑफ टैक्स पे लगा है, और उसमें आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है। अब बहुत बार होता क्या है कि कंपोजिशन डीलर जब जीएसटीआर 4 भरते हैं एनुअल बेसिस पे तो वो क्या सोचते हैं कि उनके टेबल 5 में ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होके डिटेल आ गई है, उनको ये टेबल 6 फाइल नहीं करना है, या वो अनजाने में इस टेबल 6 को फाइल नहीं करते हैं और यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं। लेकिन जो जीएसटीआर 4 है वो एक्चुअल में आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट करती है, और जब आप जीएसटीआर 4 की टेबल 6 में कोई भी अमाउंट फिल नहीं करते हैं तो ये अजम्पशन ले लेती है वो टेबल जीएसटीआर 4 कि आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, और आपने जितना भी सीएमपी 08 में टैक्स का पेमेंट किया है वो एक तरीके से आपने एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया है। तो वो क्या करते हैं, उस कैलकुलेशन के बेस पे ये अजम्पशन ले लेते हैं कि आपकी लायबिलिटी जो है नेगेटिव थी और आपने उसमें एक्सेस टैक्स का पेमेंट कर दिया। इसी चीज को वो क्या करते हैं, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देता है। एक्चुअल में वो आपकी लायबिलिटी है, बट बिकॉज ऑफ आपने टेबल 6 जीएसटीआर 4 में नहीं दिखाया है, इसलिए एजम्पशन हो जाता है कि वो आपकी एक्सेस पेमेंट एक्सेस पेमेंट है टुवर्ड्स लायबिलिटी, और वो आपको एज ए आईटीसी के रूप में आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। जैसे ही आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सीएमपी 08 को फाइल करोगे तो वो क्या करेगी कि नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्ट करने लग जाएगी जो आपकी सप्लाई में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सीएमपी 08 में जो भी आपने आउटवर्ड टैक्स सप्लाई भरी होगी उससे। सो एक्चुअल में आपको वो कैश के थ्रू पेमेंट करनी चाहिए थी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन क्योंकि आपने जीएसटीआर 4 के टेबल 6 में वो लायबिलिटी शो नहीं करी है, इसलिए वो एक्सेस पेमेंट के रूप में आपका आगे चलता जाएगा। सो अब हुआ क्या, अब जब एसएससी को ये पता चलता है कि उसने जीएसटीआर 4 में टेबल 6 में लायबिलिटी जो है शो नहीं करी और उसके लिए उसको नेगेटिव लायबिलिटी
जो यानी कि एक्सेस आईटीसी जो है उसकी अराइज हो गई, और जैसे वो सीएमपी 08 में अपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सीएमपी 08 में किसी भी क्वार्टर के लिए जब वो लाइबिलिटी पंच करता है तो वो इस नेगेटिव लाइबिलिटी के थ्रू एडजस्ट होने लग जाती है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि इसके लिए टैक्स पेयर ने क्या किया कि जीएसटीएन पोर्टल पे ग्रीवेंस में जाकर वो रेक्टिफिकेशन कराई और हेल्प डेस्क के थ्रू उसको रेक्टिफिकेशन कराने के लिए बोला। तो जीएसटीएन ने प्रीवियसली ऐसा किया है, उसके लिए उन्होंने बताया है कि टैक्स पेयर हैड यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल इन नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट फॉर पेइंग द liability to file statement for from GSTR CMP 08 और GSTR for subsequent financial year। सो मैंने जैसे बताया है कि GSTR CMP 08 में अगर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है तो आप इसका नेगेटिव लाइबिलिटी जो स्टेटमेंट है उससे आप उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हो, जो कि गलत है। इन सच केस द अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट हैज बीन डेबिटेड इन द कैश लेजर। सो जब एसएससी ग्रीवेंस फाइल करता है तो जीएसटीएन पोर्टल क्या करता है कि आपके जो भी कैश लेजर में बैलेंस है उसको डेबिट कर देता है, और ये अज्यूम करता है कि ये जो लाइबिलिटी सीएमपी 08 सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने नेगेटिव लाइबिलिटी से एडजस्टमेंट किया वो गलत है, और वो कैश लेजर से उसको यूटिलाइज कर लेता है। उसके आगे उन्होंने बोला है कि द टैक्स पेयर हु हैव डिपॉजिट द अमाउंट इन कैश लेजर द डेबिटेड अमाउंट हैज बीन एडजस्टेड वेयर इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी हैज नॉट बीन डिपॉजिट थ्रू चालान द बैलेंस इन कैश लेजर बिकम लायबिलिटी। अब सपोज कीजिए कि किसी एसएससी ने ग्रीवेंस फाइल करी, फॉर एग्जांपल कि 10,000 रुपीज़ की नेगेटिव लायबिलिटी थी जो उन्होंने सीएमपी 08 में एडजस्ट कर ली है, अभी उसको वो रिवर्स करना चाहते हैं। तो रिवर्स करने के लिए उसके कैश लेजर में 10,000 रुपये का बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके कैश लेजर में 8,000 रुपये का बैलेंस है तो 2,000 रुपये कैश बैलेंस जो है वो नेगेटिव शो करने लग जाएगा। इसके लिए उन्होंने बोला है इन सच केस द टैक्स पेयर एडवाइज टू डिपॉजिट द पास्ट लायबिलिटी थ्रू चालान ऑफ इक्वल अमाउंट अर्जेंटली। तो जो 2,000 रुपये रिमेनिंग रह गया आप उसको जो चालान के थ्रू डिपॉजिट कराइए जिससे कि वो सेट ऑफ किया जा सके। फिर उन्होंने बोला द डिटेल ऑफ द डेबिट सो मेड हैव बीन कम्युनिकेटेड टू ऑल सच टैक्स पेयर थ्रू ईमेल्स अवेलेबल ऑन द पोर्टल। तो जो आपने पोर्टल पे ईमेल दिया है उस पे आपको कम्युनिकेशन भेजा जाएगा कि आपका ये डेबिट किया गया है। फिर आगे उन्होंने बोला इन केस द लायबिलिटी हैड बीन पेड थ्रू एडिंग इन द नेक्स्ट ईयर लायबिलिटी द सम कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड थ्रू एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटीआर आरएफडी 01। बहुत बार क्या होता है कि जैसे एसएससी कोई अपनी गलती रियलाइज हुई तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सीएमपी 08 में अपनी सेल्स को इन्फ्लेटेड कर देता है जिससे कि वो नेगेटिव लायबिलिटी को एक तरीके से सेट ऑफ कर ले। एक्चुअल में वो उसकी सेल्स नहीं होती है लेकिन फिर भी वो इन्फ्लेटेड कर देता है। तो इस केस में उन्होंने बोला है कि इस केस में भी आपको पहले जो है लायबिलिटी जो है चालान के थ्रू ही डिपॉजिट करानी पड़ेगी, और क्योंकि आप ऑलरेडी इन्फ्लेटेड करके एक बार पहले सब्सिक्वेंट सीएमपी 08 में पहले ही आप उसका पेमेंट कर चुके हो, और जैसे ही कैश लेजर से डेबिट होगा तो आपका ड्यूल जो है डेबिट हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा केस है तो आप RFD 01 के थ्रू एप्लीकेशन फाइल कीजिए और आप रिफंड ले सकते हैं। सो दोस्तों ये एडवाइजरी जीएसटीएन के थ्रू जो है आपको इशू किया गया है। अब ग्रीवेंस कैसे फाइल करें? तो ग्रीवेंस फाइल करने के लिए हम जीएसटीएन पोर्टल पे जाएंगे। जैसे ही आप जीएसटीएन पोर्टल पे जाएंगे लास्ट में आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको प्रोसीड करने के लिए बोलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऐसा विंडो अपीयर हो जाएगा, आपको रिपोर्ट इशू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको CMP 08 फाइल करना है। जैसे ही आप यहाँ फाइल करोगे तो एडवांस सर्च में आपको सब कैटेगरी दिखाई देगी। इस सब कैटेगरी में से आपको लास्ट वाला जो है वो पॉइंट सेलेक्ट करना है कि एडमिटेशन ऑफ नॉन फाइलिंग अप टू टेबल 6 वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न। तो जैसे मैंने बताया कि आप जो है आप एडमिट कर रहे हो कि हमने है ना जीएसटीआर 4 के टेबल 6 में जो है आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड डिटेल फाइल नहीं की है, सो वो हमारी मिस्टेक थी, अभी हम उसको एडमिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ये एफएक्यूज बताएगा। अगर एफएक्यूज से आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है। इस केस में क्या होगा कि आपको लॉज ही करनी पड़ेगी कंप्लेंट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको जीएसटीएन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये डालना है। देन रिफंड रिटर्न पीरियड फॉर विच इश्यू इज रिपीटेड, तो आपको यहाँ पे जो है
फाइनेंशियल ईयर का या जो भी रिटर्न पीरियड है वो डालना है। लास्ट सक्सेसफुल रिफंड फाइल्ड अगर आपका कुछ है तो वो डालना है, अदरवाइज नील हो जाएगा। रिटर्न फॉर्म आपको यहाँ पे डालना है, रिटर्न टाइप आपको डालना है, और एरर मैसेज जो आपका आ रहा है, और इशू डिस्क्रिप्शन 5 वर्ड्स में आपको यहाँ पे डालना है। तो जब आप यहाँ पे डालोगे तो उसके बाद में कैप्चा करके, और अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो जीएसटीएन क्या करेगा, आपका जो जितनी भी आपने नेगेटिव लायबिलिटी एडमिट की है वो आपके कैश लेजर से डेबिट कर देगा, और अगले दिन आपको एक मेल भेज देगा कि आपके कैश लेजर से इतना इतना डेबिट हुआ है। सो दोस्तों, अब ध्यान रखिए, जब भी आप GSTR 4 भरें तो उसमें टेबल 5 भरना ही, टेबल 5 के साथ साथ आपको टेबल 6 भी जो है फाइल करनी है, अदरवाइज आपकी नेगेटिव लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, और नेक्स्ट CMP 08 में वो नेगेटिव लायबिलिटी आपकी एक्चुअल सप्लाई में जो लायबिलिटी अराइज हुई है उसको सेटअप करने लग जाएगी। सो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था। होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि नेगेटिव लायबिलिटी कैसे अराइज होती है और उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।